हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो की एजेंडा होने वाला है मेरी एग्जाम की जर्नी के बारे में। कौन कौन से एग्जाम मैंने दिए, कौन कौन से एग्जाम मैंने पास किए, कहाँ कहाँ मैंने काम किया, एंड व्हाट वेंट राइट फॉर मी, एंड हाउ कैन बी दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी क्रोनोलॉजी में जो मेरे बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मंजीत। मैंने अपनी मास्टर्स मैथमेटिक्स में की। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। जब मैंने मास्टर्स की मैथमेटिक्स में, तो आप भी रिलेट कर सकते हो, जब आप मास्टर्स करते हो या फिर ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अब आपको अपने पेरेंट्स के खर्चे नहीं करवाने हैं, अब आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में, है ना। तो आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेस में लग जाते हो, तो मैं भी लग गया। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। जो भी प्रकार की एनसीईआरटीज वगैरह रहती है या फिर जो भी बुक्स रहती है मंगवा ली। एक डेढ़ महीना मैंने उसके ऊपर काम किया, पढ़ाई की। उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 2018 में जे एंड के बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की नोटिफिकेशन लाती है। तो फिर मैंने वहां से शिफ्ट होके ये वाले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी। प्रीलिम्स शायद मार्च में हुआ था, इसका तो प्रीलिम्स था ही नहीं। यहाँ पे मैंने 99 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किए। रिजल्ट इसका अभी तक मतलब रिजल्ट आया ही नहीं था इसका। और प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस की बारी आती है तो जे एंड के बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि अब हम इस एग्जाम को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, दोबारा से ये कभी एग्जाम होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 2018 तो चले गया, अब 2019 में मैंने ये एग्जाम दिए थे। अब 2019 में आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं, उसकी वैकेंसी ले आया, पीओ के लिए भी और क्लर्क के लिए भी। यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे किया। और अगस्त 4 2019 को इसका प्रीलिम्स था। ठीक है। अगस्त 4 2019 को प्रीलिम्स देता हूँ मैं। फिर आती है हमारी अगस्त 5 2019। तब हमारा होता है आर्टिकल 370 एब्रोगेट। अगस्त 5 से लेके जैन फेब 2020 तक आई थिंक सबसे ज्यादा अगर कोई सफर हुआ होगा वो हुआ होंगे जे के एस्पायरेंट्स, जे के स्टूडेंट्स। क्योंकि क्यों हुए थे, इंक्लूडिंग मी, क्यों हुए थे? क्योंकि वो लोग जो जे से थे और जो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे दूसरे स्टेट्स के जो जो भी एस्पायरेंट्स थे, जो भी कैंडिडेट्स थे, वो हमको आउटस्मार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, ना कोई इंटरनेट की फैसिलिटी, इवन के हमारे फोन भी बंद थे। तो अगस्त 4 को मैंने प्रीलिम्स दिया और मेरे को सोर्सेज से पता चलता है एक महीने के बाद कि मेरा आईबीपीएस आरआरबी का प्रीलिम्स हो चुका है। ठीक है। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स हो चुका है। अब प्रीलिम्स हो चुका है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, तो लेकिन मेरे को चाहिए थे मटेरियल पढ़ाई का, करंट अफेयर्स वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं जम्मू से भी बहुत दूर, 300 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहता हूँ। वहां से 3-4 घंटे की दूरी पे हिमाचल बॉर्डर आता है, तो वहां पे जाता हूँ। एक एप्लीकेशन थी अड्डा 247, आज भी है। वहां के मैंने करंट अफेयर्स पिछले 5-6 महीने के डाउनलोड कर लिए और डेली क्विजेज कोई 300-400 मैथ्स रीजनिंग वगैरह के, इंग्लिश वगैरह के, वहां से डाउनलोड कर लिए डेली क्विजेज, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। ये आ गया मैं घर और मैंने इसी के ऊपर काम किया। अब नवंबर 2019 की बात है, हमारा होता है मेंस। ठीक है। मेंस मेरा पास हो जाता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, पास हो जाता है। दिसंबर में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी हो जाता है। और Jan 1 2020 को मेरी पहली नौकरी लग जाती है एज ए आरआरबी पीओ। ठीक है। फिर आता है कोविड। चलो कोविड आया, मेरी पोस्टिंग आ जाती है। कब आ जाती है? मई में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ आईबीपीएस आरआरबी, आई मीन आरआरबी पीओ। कहाँ पे आती है मेरी पोस्टिंग? मई में मैं ज्वाइन करता हूँ हंदवाड़ा में। ये कपवाड़ा में एक जगह है हंदवाड़ा। ठीक है। यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डालता हूँ। ज्वाइनिंग डालने से पहले मेरे को क्वारंटीन कर देते हैं 7 दिन। अभी तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं डाली है, मई की बात हो रही है। तो मई में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि खुद सोचो, ये मेरा जम्मू है, ये मेरा गांव है कहीं 300 किलोमीटर दूर। ठीक है। ये श्रीनगर है और ये हंदवाड़ा है। ठीक है। जम्मू के एक कोने में रहने वाला लड़का श्रीनगर के दूसरे कोने में पोस्टेड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे आने में 2 दिन और जाने में 2 दिन लगते हैं, मतलब टोटल 4 दिन लगते हैं आने जाने में। ठीक है। और मैं हो जाता हूँ डिप्रेस, क्योंकि नया नया लड़का, छुट्टियां बनी है और बहुत दूर हूँ घर से भी, तो थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ा सा डिप्रेस होने लग पड़ता हूँ मैं।
उसी के बीच में क्या होता है कि 2020 की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात है कि J&K बैंक वही अपने पुराने J&K बैंक अपनी पुरानी रिक्रूटमेंट के साथ दोबारा आता है पीओ के लिए और बैंकिंग एसोसिएट के लिए। यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, ये मेरा एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। और फिर मैं अप्रैल में J&K ग्रामीण बैंक जहाँ पे मैं ज्वाइनिंग की थी वो मैं रिजाइन कर देता हूँ। कब कर देता हूँ? अप्रैल 2021 की बात है, ठीक है। अब सेकंड कोविड वेव आ जाती है और मैं फिर J&K बैंक ज्वाइन करता हूँ जून 2021 में, ठीक है। अब जून 2021 में ज्वाइन करने के बाद 1 साल काम करने के बाद आरबीआई की वैकेंसी आती है, मैं आरबीआई में अप्लाई करता हूँ और वो आरबीआई भी मेरा निकल जाता है, क्योंकि हर बैंकर कोई भी हो, चाहे वाईबीपीएस में हो, आईआरआरबी में हो, आरबीआई में हो या एसबीआई में हो, J&K बैंक में हो, सब चाहते हैं कि हम आरबीआई में काम किए और मेरे आरबीआई का एग्जाम निकल जाता है। अब ये बात हो रही है 2022 की, ठीक है। 2022 अगस्त में मेरा आरबीआई का रिजल्ट आता है, मेरा हो जाता है 2022 अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की बात है। अक्टूबर में मैं J&K बैंक से रिजाइन कर देता हूँ, अक्टूबर 2022 की बात है। अक्टूबर 2022 में मैं J&K बैंक से रिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी ज्वाइनिंग का मैं वेट कर रहा होता हूँ, आरबीआई की ज्वाइनिंग का मैं वेट कर रहा था। इन बीच में क्या होता है कि जेकेपीएसआई का भी एग्जाम था, ठीक है। ये मैंने पहले कभी अप्लाई किया होगा, जेकेपीएसआई का एग्जाम था, मैंने रिजाइन कर दिया है एंड आई एम वेटिंग फॉर माई आरबीआई ज्वाइनिंग। तो जेकेपीएसआई का एग्जाम मेरे को लगता है नवंबर या दिसंबर 2022 में हुआ था, है ना। मैंने नहीं पढ़ा था, जनरल स्टडीज वगैरह कुछ नहीं पढ़ी थी, मेरे को बस मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आती थी। तो उसी के बेसिस में मेरे जेकेपीएसआई में भी स्कोर आ जाता है 110। अब देख सकते हो, अगर वो स्कोर कार्ड है अवेलेबल अभी भी पीडीएफ गूगल पे, तो आप देख सकते हो मेरा नाम पे होगी 110, मंजीत नाम का जो भी है उसने इतना स्कोर किया हुआ था। मुझे जेकेपीएसआई ज्वाइन नहीं करना था एंड नेवर वांटेड टू आल्सो। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस जहाँ पे भी अभी मैं काम कर रहा हूँ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, आई मीन आरबीआई में। तो ये विदाउट स्टडिंग फॉर जीएस, ठीक है, जो कभी मैंने 2018 में थोड़ा बहुत पढ़ा था वही मेरे को आता था, तो इतने मार्क्स आ जाते हैं मेरे, ठीक है। ये बात है। और जैन जैन 2023 से मैं आरबीआई में काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि 1 साल आरबीआई में काम करने के बाद आरबीआई इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है, इकोनॉमी के साथ डील करती है इंडिया की। तो मैंने मास्टर्स करना शुरू कर दी इकोनॉमिक्स में, इग्नू से, ठीक है। अभी मैं कर ही रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर में हूँ। तो पहले ही सेमेस्टर में मैंने इसका नेट भी क्लियर कर लिया, ठीक है। एंड आज की डेट में अगर देखें तो आई एम स्टिल अ लर्नर। मेरे को पता होना चाहिए कि इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया की पॉलिटी क्या है, मेरे को पता होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता रहता हूँ कभी कभी जब भी टाइम मिलता है। तो अभी जेकेएस का रिजल्ट भी आया था प्रीलिम्स का, तो आई वाज स्कोरिंग लाइक 80-82। तो वो भी मेरा हो चुका है। मीन्स आई वॉन्ट गिव, मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं मेरे को अलाउ करती है कि मैं मेंस दूँ, कोई पढ़ नहीं पाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो ये सब था मेरे बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने डिफरेंट क्या किया। देखो, सबसे पहले आपको किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस में जो भी चीज़ें उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स आप कोई भी सोर्स पकड़ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज है, कोई भी सोर्स पकड़ सकते हो। जैसे मैथ्स हो गया, उसके बेसिक आपको कवर्ड होने चाहिए। उसी तरह से पॉलिटी हो गया, उसके बेसिक आपको कवर्ड होने चाहिए। ज्योग्राफी के बेसिक आपको कवर्ड होने चाहिए। तो पहले तो अपने बेसिक्स कवर करो, बेसिक पे काम करो। और जिस तरह से भी बेसिक बेसिक जब आपके ठीक हो जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस कैसे करते हो? प्रैक्टिस कैसे करते हो? मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखना, मैथ्स के बेसिक सीखना ही काम से नहीं चलेगा। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, यार समझ आ गई क्वेश्चन की, नहीं, वो काम नहीं देगा, आपको उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे? मॉक टेस्ट देने हैं आपको, मॉक टेस्ट देने हैं आपको। कोई भी मैथ्स हो या फिर जीएस हो, इसकी आपको प्रैक्टिस टेस्ट देनी है, टेस्ट सीरीज देनी है आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्वेश्चन बना पा रहे हो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप ऑप्शंस का यूज कर पा रहे हो या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो आप या नहीं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आएंगी। ये इनबिल्ट नहीं होती है, ये बस प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
तो प्रैक्टिस करने के लिए यार और भी बताता हूँ, जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस है, JNK के बहुत सारे पेपरों में कंप्यूटर अवेयरनेस आता है ना। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस की, यार आपको ना टेस्ट सीरीज की जब बात होती है तो आपको किसी भी, आज तो आजकल मार्केट में ऐसे चल रहे हैं कि हर दूसरा बंदा टेस्ट सीरीज बेच रहा होता है। नहीं यार, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी का पता होना चाहिए यार। ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी का पता होना चाहिए। तो क्रेडिबिलिटी को पहले आप वेरीफाई करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लो। मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर रहा था। तो देखो, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अगर काम कर रहे हो ना, तो यही जो जम्मू में बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं, या जम्मू एंड JNK में जो भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं, आई थिंक 99% तो बस चीजें बेच रहे हैं विदाउट एनी क्वालिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटर, मेरा जो सजेशन रहेगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस ना ऑल इंडिया, बहुत सारे एग्जाम में, इंडिया के बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस आता है उनके सिलेबस में। ठीक है, तो उनकी जो टेस्ट सीरीज रहती है, जैसे आई थिंक आप चेक कर सकते हो, अलॉय बोर्ड पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज कंप्यूटर को लेके, या फिर टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगी आपको बहुत सारी। किसी भी एग्जाम को पकड़ लो यार बाहर जाके, जैसे मैंने RRB PO को दिया था, तो RRB PO में भी कंप्यूटर रहता है, तो आप वहां के भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जो अड्डा पे मिल जाएगी या फिर आपको अलॉय बोर्ड पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मार्केट में लोग है ना, जो टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, तो उनसे दूर रहना, आप एक क्रेडिबल सोर्स पकड़ लेना। इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस रहता है, जिसमें मैथ्स रहती है, जिसमें रीजनिंग रहती है, इवन के जिसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी रहती है जो आपके सिलेबस के साथ ओवरलैप करती है, तो आप उनको ज्यादा प्रेफरेंस दो। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिस की। हाँ, तीसरा कि फोमो से दूर रहना है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई थंबनेल आ जाता है, आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई PDF आ जाती है, आपको लगता है यार ये मेरे से कैसे मिस हो रहा है, आपको लगता है कि ये भी मुझे पढ़ना चाहिए। नहीं, आप ना अपना कॉन्फिडेंस वीक कर रहे हो। आपको इन चीजों से दूर रहना है। ठीक है, अब देखो यार, यूट्यूब पे क्या होगा यार, यूट्यूब पे कुछ भी क्लिक बेट के लिए वो थंबनेल लगा लेंगे कि यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधी सी बात बोलता हूं मैं। ठीक है, और मैं इतना भी बता दूं, 99% जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। 1% जो खुद का पढ़ रहे हैं ना, वो एग्जाम निकालते हैं। यूट्यूब वाले एग्जाम बहुत कम निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। आपको फोमो से दूर रहना है, आपको यूट्यूब पे पढ़ाई करनी है, आई मीन है सोर्सेज, लेकिन आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना है। कोई भी कुछ आए, आपको पता है आपका ये सिलेबस है, आपने पढ़ा है, बस आप कॉन्फिडेंट रहो, आप प्रैक्टिस करो, आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप अंदर से आप कॉन्फिडेंस लेके आओ कि नहीं, मैं प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, ये कुछ भी जो चीज़ आ रही है, नोटिफिकेशन वगैरह आ रही है, इससे मुझे दूर रहना है। ठीक है, ये हो गई हमारी उसकी। मैंने भी कभी भी ना ये यूट्यूब की नोटिफिकेशन या यूट्यूब के क्लिक बेट जो भी थंबनेल वगैरह होते हैं, उनको कभी भी मैंने हीट नहीं दी है यार, उनसे दूर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बहुत काम किया है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, 99% लोग पास नहीं होते हैं। जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, 1% जो जिनको पता है कि हमको एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है, वही पास हो रहे हैं 1%। तो यहाँ से दूर रहो। ठीक है, अगला, क्रिएटेड ए डिफरेंशिएटर। मैंने क्या किया, एक डिफरेंशिएटर क्रिएट किया। डिफरेंशिएटर क्या होता है यार, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, आप पढ़ रहे हो, आपने कोई क्लासरूम ज्वाइन किया है, मतलब किसी, ठीक है, आपने कोई क्लासरूम ज्वाइन किया है या फिर क्लासेस ले रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट की, या फिर आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पे 500 लोग हैं, यहाँ पे 2000 लोग हैं। ठीक है, अब देखो वैकेंसीज 100 है, 100 वैकेंसीज है ना। तो ये 500 लोग जो आप पढ़ रहे हो क्लास में, तो ये सारे के सारे वही चीज पढ़ रहे हैं ना, और ये 2000 वही की वही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट तो 100 के लिए कर रहे हो ना आप। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, जो चीज इन 500 को पढ़ी जा रही है वही आप भी पढ़ रहे हो, जो चीज इन 2000 को पढ़ी जा रही है वही आप भी पढ़ रहे हो। तो आप लोग किस तरह से अलग हो दूसरों से, तो आपको डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट कर पाओगे? खुद की रिसर्च। ठीक है, खुद से पढ़ना शुरू करें यार, बुक्स में झांको, इंटरनेट की फैसिलिटीज का यूज करो, ऑफिशियल रिसोर्सेज का यूज करो। कैसे? देखो यार, सिंपल वे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे J&K का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, J&K का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, छोटा सा एक्ट है वो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, J&K का जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। अपने क्लासेस में पढ़ लिया, ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इतने सेक्शन है, इतने पार्ट है, ये सब। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ लिया आपने। अरे भाई, खुद पढ़ो उसको, खुद पढ़ो। आप एक दिन लगा के आप पूरा पढ़ो, उसमें आप इतनी चीजें नहीं सीखोगे ना जो आपको कहीं पे पढ़ी नहीं गई है। ठीक है,
और उस तरह से डिफरेंशिएटर क्रिएट करने से क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो तो सारे निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, सिंस आपने खुद से रिसर्च करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है ना, तो आपके पास उतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को खुद कर पाओगे। तो आप दूसरों से किस तरह से आगे जा सकते हो, वो खुद की रिसर्च से और वो एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करने से। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ये डिफरेंशिएटर ही आपको सक्सेस दिलवाएगा कि आप कैसे डिफरेंट हो दूसरे लोगों के साथ। भेड़ चाल में नहीं चलना है आपको, आपको लाना है रैंक। और रैंक कब आएगा आपका, रैंक आएगा आपका एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करने से। डिफरेंशिएटर कैसे क्रिएट होगा, खुद की रिसर्च, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रिसर्च करना, सर्च करना, उसके बाद उसके ऊपर से पूरा पढ़ना। टाइम लेता है ये चीज, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फोमो से दूर रहना है, फोमो से दूर रहना है, और डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है, डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है। ठीक है, ये 4 चीजें हम चीजें सीख चुके हैं। लास्ट, मल्टीपल रिवीजन। ये तो सब कोई बोलता है, लेकिन फिर से मेरा क्या रहता था ना कि अगर मैं पहली बार कोई चीज पढ़ता था तो पहले बार मैं उसको समझता था और रिटेन करने की कोशिश नहीं करता था। ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, ये वाला सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, ये वाला बस मेरा खत्म करने का रहता था। समझो और खत्म करो को मेरे को पता चले कि ये सारी चीज मैंने ऊपर ऊपर से सारी चीजें पढ़ ली है, समझ ली है। दूसरे मेरे क्या रहता था, दूसरी बार जब मैं रिवाइज करता था इसी तरह से, जो समझ से दूर है या फिर मेरे को भूल गया तो उसको दोबारा से मैं समझता था, उस तरह से करता था। इसी तरह से तीसरी बार रिवाइज, कोई 10 बार रिवाइज कर लेता था, 20 बार रिवाइज कर लेता था मैं चीजें। ठीक है, तो ऐसा टाइम आता था जब मुझे इतना भी पता चल जाता था कि इस पेज के इस कोने में ये वाली चीज लिखी हुई है, इस पेज के इस कोने में ये वाली चीज लिखी हुई है, तो इस तरह से चीजें बैठ जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल रिवीजन इज द की आल्सो। तो आपको आपको बस इतना ही करना है, जो मैंने 5 चीजें बताई आपको इतना ही करना है। इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन, तो ये चीजें आपको करनी है। तो ठीक ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं आपको एक और चीज। जैसे मैंने जेकेपीएसआई किया, मेरे को जीएसएन नहीं आती थी, फिर भी मेरा ये अच्छे से मार्क्स से हो रहा था। जेकेएस इस बार मेरा हुआ, 82 मार्क्स लाए हैं, और मेरे को जीएस अच्छे से नहीं आती है, मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है ना, कि मैंने आई थिंक ना के बराबर पढ़ी है, आई थिंक 10 से 20% ही पढ़ी होगी मैंने। लेकिन कैसे हो रहा है मेरा एग्जाम पास ये, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में मैं माइक्रो मैक्रो खुद से पढ़ी है, ऊपर ऊपर से पढ़ी है, खुद समझने के लिए बहुत टेक्निकल है यार, इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल है। लेकिन उसका मेरा पहले अटेम्प्ट में नेट हुआ था, कैसे हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, रोज मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, मतलब न्यूज़पेपर ही करंट अफेयर हो गया ना एक तरह से। तो रोज मैं वो चीजें पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे आपको देखो, करंट अफेयर आपको बहुत मदद देने वाला है। वहां पे आपको इंडिया की पॉलिटी के बारे में पता चलता है, कभी ना कभी बीच में पॉलिटी के रिलेटेड वो कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे भी वाइस प्रेसिडेंट कोई बने थे तो उसका रिलेटेड पूरा दिखा होता है, तो उस तरह से आप चीजें समझ लेते हो। हिस्ट्री के बारे में पता चलता है इंडिया के, है ना। अभी मैं पढ़ रहा था कि मेघालय में बहुत सारी केव्स हैं, उसके ऊपर ये हिस्ट्री है उनकी, तो आप खुद इवेंचुअली आपके सामने मटेरियल बन रहा है, आपको खोजने की दूरी नहीं है, आपको बस पढ़ना है वो सारा। तो हिस्ट्री हो जा, ज्योग्राफी के बारे में आपको पता चल रहा है, तो ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं। करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ो कि ये आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरा नॉलेज वहां से आ रहा है। ठीक है, इवन कि नेट कैसे पास हुआ, क्योंकि मैं आरबीआई में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आरबीआई में आके पता चली है, और उसकी मैं एप्लीकेशन यूज कर पा रहा था एग्जाम में। ठीक है, मैंने माइक्रो पढ़ा, खुद से मैक्रो पढ़ा, बहुत मजा आया मेरे को पढ़ने के लिए, ऑफकोर्स मजा आया। लेकिन ये भी चीजें हैं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्जाम में करंट अफेयर नहीं भी है तो भी पढ़ो। क्यों पढ़ो, क्योंकि वो आपको नॉलेज एनहेंस करेगा आपका। ठीक है, एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करेगा आपका, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो ये चीजें आपको करनी है। ओके, थैंक यू, यही था अब सारा कुछ। इसमें बहुत सारी ज्ञान वाली बातें हो चुकी हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की आपको अगर दिक्कत आती है एग्जाम में, किसी की प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज रीच मी आउट। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।